अमीर नंद की चोर भाभी। अब क्या करे सरन्या, आज फिर से माँ की दवा लाने का टाइम हो गया है, लेकिन मेरे पास तो दवा के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। तुम इंतजाम करोगी? अरे आज के दौर में किसी के जी से 1 रुपया नहीं छूटता है। आज का दौर ही ऐसा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी गैर से नहीं बल्कि ज्योति जी से पैसे लेने जाऊंगी। है ज्योति? चाहे उसकी आंखों के सामने उसकी माँ तड़प तड़प कर मर जाए, लेकिन वो पैसे के घमंड में जितनी अंधी हो गई है, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें 1 रुपया भी देगी। पहले से पहले ही ऐसा सोच लेना गलत होगा। मैं एक बार जाकर उनसे बात करूंगी। सरन्या अपने पति से ऐसे बोलकर अपनी अमीर ननद के ससुराल पहुंच गई, जहां पर गरीब भाभी को दरवाजे पर ही चपरासी ने रोक लिया। अरे अरे, कहाँ जा रही है? ये मेरी ननद जी का ससुराल है, उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। अच्छा, तो जैसे भिखारन के यहाँ नंद रहती है? जी हाँ। मेरा भी यहाँ बाप रहता है, बस क्या है ना, वो मुझे अंदर नहीं बुलाता। तू भी निकल जा यहाँ से, चल। मजाक मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। अरे पाँव में फूटी चप्पल नहीं है और कहती है कि इस पहल से घर में तेरी नंद है। अरे दिमाग चला हुआ है क्या इसका? निकालो इसे। चपरासी सरन्या को पकड़कर बाहर निकालने लगा। उसकी आवाजें सुनकर बाहर ज्योति आई और उसने सरन्या को देख लिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो आप लोग? छोड़िए इन्हें, ये मेरी भाभी हैं। ज्योति सरन्या को अंदर ले आई। बैठिए भाभी, आप पानी पीजिए। मैं नाश्ता मंगवाती हूँ। नहीं ननद जी, मैं यहाँ नाश्ता पानी के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ किसी काम से आई थी। बोलिए। वो मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, आप तो जानती हैं। हाँ, मैं अपने मरे गिरे घर के हालातों को जानती हूँ, लेकिन यकीन मानिए भाभी, ये महल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो बस बाहरी दिखावा है, वरना मेरे पास तो 1000 रुपए भी नहीं है। घर में बड़ी तंगी चल रही है। वैसे आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ दिनों में आपको जवाब देती हूँ। ये देखिए भाभी, ये जो प्लेट और चम्मच आपके सामने रखे हुए हैं ना, ये प्योर गोल्ड से बने हुए हैं। मेरे पति इन्हीं सब चीजों में पैसा खर्च कर देते हैं। अच्छा, आप ठहरिए, मैं आपको अपनी कल लाई हुई साड़ी दिखाती हूँ। अच्छा। ज्योति सरन्या को छोड़कर अपने कमरे में साड़ी लेने चली गई। बेचारी सरन्या अपनी सास की हालत से मजबूर थी, जिसकी वजह से इसी मजबूरी ने उसे चोरी करने पर मजबूर कर दिया और सरन्या ने आहिस्ते से अपने बैग में सोने का चम्मच रख लिया। माफ करना ननद जी, मैं इसका हिसाब आपको चुका दूंगी। कुछ देर बाद सरन्या वहाँ से लौट आई। ज्योति अपनी भाभी को परेशानी दिखाना चाहती थी, लेकिन इसी बीच वो अपने पैसे का घमंड भी उसे दिखा रही थी। सरन्या ने उस सोने के चम्मच को बेचा और अपनी सास को वो डॉक्टर के पास ले गई। आपकी माँ पर अब दवा का कोई असर नहीं होगा। हैं? पर क्यों? इनकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अब दवा से कोई फायदा नहीं है। हमें इनका ऑपरेशन करना होगा, और अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो इनकी जान भी जा सकती है। नहीं डॉक्टर, मैं अपनी सासू माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। आप मुझे बताइए कि ये ऑपरेशन कितना महंगा है? 1 लाख रुपए में इनके दिल और पेट दोनों की जगह का ऑपरेशन हो जाएगा। 1 लाख? जी हाँ, अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये ऑपरेशन नहीं हुआ तो आपकी माँ की जान को बचा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। डॉक्टर ने सरन्या को एक नई टेंशन दे दी थी। जो गरीब बहू अपनी सास की दवाई के लिए भी चोरी करके पैसे लाई थी, अब उसके लिए अचानक 1 लाख रुपए का इंतजाम कर पाना बहुत मुश्किल था। सरन्या ने ये बात विवेक को भी बताई। अब तो लगता है कि हमें बिना माँ के रहना सीखना होगा। ऐसा मत कहिए, मैंने अपनी एक माँ को बचपन में ही खो दिया था, अब मैं इन्हें नहीं खोना चाहती हूँ। मैं माँ जी को कुछ नहीं होने दूंगी। 1 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से होगा? कहीं से तो भगवान जी रास्ता निकालेंगे ही। मैं ननद जी के घर जा रही हूँ, हो सकता है कि अब उनके दिल में अपनी माँ को सुनकर रहम आ जाए। सरन्या फिर से मदद मांगने ज्योति के घर पहुँच गई, जो आराम से बैठी हुई अपने घर में पकवान खा रही थी। कोई है? आप कौन? ज्योति जी कहाँ हैं? मैं उनकी भाभी हूँ। अच्छा, आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें बुला देती हूँ। उस लड़की ने ज्योति को बुलाया। ये भाभी जी रोज रोज यहाँ क्यों आ रही हैं? नमस्ते भाभी। नमस्ते ननद जी, कैसे आना हुआ? ननद जी,
मैंने आपसे जो बोला था उसी का जवाब लेने आई थी। पैसे। देखिए भाभी, मैंने आपको उस दिन भी बताया था मेरे पास सच में कोई पैसा नहीं है। अच्छा, मैं पैसों के लिए, इसीलिए ये बातें हम बैठ कर कर लेंगे। आइए बैठिए। आप पहले भी यूं ही चली गई थी, आज मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। नहीं ननद जी, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। आप भी ना, शर्माइए मत। आइए, आप मेरे साथ कमरे में चलिए, मैं आपको अपनी कल की लाई हुई ड्रेस दिखाती हूँ। ज्योति सरन्या की एक भी सुनने को राजी नहीं थी, वो बस अपनी ही दुनिया में मगन थी। ज्योति सरन्या को कमरे में ले आई और अपनी अलमारी खोलकर उसे अपने कपड़े दिखाने लगी। कैसा है भाभी? वैसे ये वाला गाउन भी अच्छा है ना? आप रुकिए, अब मैं आपको अपनी सबसे स्पेशल। मालकिन, आपको नीचे कोई मिलने वाला आया है। मुझसे रोको, उन्हें मैं आती हूँ। भाभी आप ये देखिए, तब तक मैं नीचे से आई। ज्योति सरन्या को कमरे में छोड़कर नीचे चली गई। सामने ही अलमारी में तिजोरी थी, जिसे देखकर सरन्या को ना चाहते हुए भी अपनी सास के लिए उसके पास जाना पड़ा। माफ कीजिएगा ननद जी, मैं आपके खजाने में से एक छोटा सा हिस्सा निकाल रही हूँ। अलमारी के अंदर ही उस तिजोरी की चाबी थी। सरन्या ने उससे उसको खोला और वो पैसे निकालने लगी। अभी वो ऐसा कर ही रही थी कि तभी उसे ज्योति ने रंगे हाथों पकड़ लिया। भाभी! ननद जी, आप मेरे घर में चोरी कर रही हैं? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की? मेरी बात सुनिए ननद जी, मैं ये पैसे अपने स्वार्थ के लिए। आज तो आपकी खैर नहीं, मैं अभी भैया को यहाँ बुला रही हूँ और माँ को भी। अब वो दोनों ही आपकी अकल को ठिकाने लगाएंगे। ज्योति ने सरन्या की एक नहीं सुनी और उसने फोन करके विवेक को अपने घर ही बुला लिया। उसने सरन्या को अपने गार्ड से पकड़वा रखा था। क्या हुआ ज्योति? भैया, आप यकीन नहीं करोगे, जिस भाभी को मैं देवी समान मानती थी, उनकी नीयत में खोट है। आप जानते हैं इन्होंने मेरे घर में चोरी की। क्या? मेरी बात सुनिए विवेक जी, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। आप तो सब कुछ जानते ही हैं। ननद जी मेरी एक भी सुनने को तैयार ही नहीं थी, तो ऐसे में मैं क्या करती? मेरी नीयत में खोट नहीं है, मैं तो बस माँ जी के लिए ही ये सब कर रही थी। विवेक सब कुछ जानता था। अपनी बीवी की बात सुनकर विवेक अपनी अमीर बहन से बोला, ज्योति, अपने गार्ड से बोलकर हाथ छुड़ाओ मेरी बीवी के। भैया, आप इस चोर को अभी भी अपनी बीवी बोल रहे हो? चुप, बस एकदम चुप। हाथ छुड़ाओ सरन्या के। भैया, आप अंधे हो गए हैं, ये औरत चोर है। चोर नहीं है, मजबूर है। मैं बताता हूँ। तू अपनी भाभी को चोर तो बोल रही है, लेकिन क्या एक बार भी ज्योति तूने इससे पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया? नहीं ना, मैं जानता था, क्योंकि तू अपनी अमीरी में इतनी ज्यादा चूर हो गई है कि तुझे इस सब का तो ध्यान भी नहीं आया होगा कि तेरी भाभी क्यों तेरी चौखट पर आती है। अरे नालायक, तेरी माँ मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही है, कभी भी उनकी सांस रुक सकती है। डॉक्टर ने 1 लाख का ऑपरेशन बताया है, उसी के लिए तेरी भाभी तुझसे पैसे मांग रही थी, लेकिन तुझे कहाँ इस सब से कोई मतलब है? कोई तेरे मायके में जिए या मरे, तुझे इससे क्या? विवेक ऐसे बोलकर रोने लगा। ज्योति की भी आंखों में आंसू भर आए जब उसे अपनी माँ की इस हालत के बारे में पता चला। चुप हो जाओ भैया, मैं इस सब के बारे में नहीं जानती थी। जिस माँ ने तुझे पैदा करके पाला पोसा, तो उसके दर पर कभी भटकती भी नहीं है। क्या ये अच्छी बात है? ऐसा मत कहो भैया, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी माँ के लिए 1 लाख तो क्या 5 लाख भी देने को तैयार हूँ। बस आप मुझे माफ कर देना। भाभी, आप भी मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी एक नहीं सुनी, लेकिन मैं सच में दिल से शर्मिंदा हूँ। आप प्लीज मुझे माफ कर दो। बस ननद जी, इतनी माफी मत मांगिए। आपको एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी माफी है। अब चलिए, आप भी कुछ देर माँ के पास चलिए। आपको देखने को शायद उनकी आंखें तरस गई हूँ। ज्योति अपने मायके आई। उसने अपनी अधमरी माँ को जब चारपाई पर बेसुध पड़ा देखा तो वो बहुत रोई। अब ज्योति को पैसे और परिवार की कीमत समझ आ चुकी थी। उसने अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे दिए और दिल से अपनी माँ की सेवा की और सब कुछ ठीक हो गया।